कैसे हैं बच्चों? उम्मीद करते हैं आप सभी अपने अपने जगह पर बहुत अच्छे होंगे। चलिए आज फिर आपके लिए उसी वादे के साथ आपके बीच में आ चुका हूं कि 10 प्रश्नों का पुनः संग्रह और उन सभी प्रश्नों का डिस्कशन। आइए मेरे साथ जुड़िए और एक एक क्वेश्चन को बनाइए मेरे साथ। बच्चों देखते हैं पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर क्या दिख रहा है। ये रहा पहला प्रश्न। तो बच्चों इसे आप ट्राई करिए और ट्राई आपका एकदम बिल्कुल सटीक बेस्ट होना चाहिए और बनाइए। जल्दी से बनाओ फटाफट, मेरे बनाने से पहले बन जाना चाहिए, ये ध्यान रखिए। क्वेश्चन क्या कर रहा है? 7400 रुपयों को 8% की वार्षिक ब्याज दर पर निवेश किया जाता है। यदि 5 वर्ष के बाद इस राशि को निकाल लिया जाए और इसका आधा शेयर बाजार में निवेश कर दिया जाए तब शेष कितनी राशि बचेगी? तो अच्छा, तो मैंने तो कर लिया। हाँ, स्टार्टिंग में आपने ध्यान नहीं दिया होगा, मैंने कर लिया था। तो बच्चों पूछ रहा है कि बताओ शेष राशि कितनी होगी। तो चलिए पहले ये तो देख लिया जाए कि 5 वर्ष के बाद टोटल राशि जो है बच्चों वो कितनी हो जाएगी। तो 8% की दर से, अच्छा यहाँ पर वार्षिक ब्याज की दर, तो यहाँ पे सिंपल ये जो क्वेश्चन है बच्चों एसआई का है, उसे कंफर्म करना चाहिए साधारण ब्याज के रेट पर। इसने कुछ ऐसा मेंशन नहीं किया तो आप समझ जाइए क्या है, एसआई का सवाल है। किसका सवाल है? एसआई का। पहली बात तो ये जान लीजिए। तो बच्चों बताओ 8% की दर से 5 साल में ब्याज कितना होगा? तो आप कहेंगे कितना परसेंट हो जाएगा? 8 25 40% ब्याज हो जाएगा। तो 40% तो ब्याज बना, तो मिश्रधन कितना होगा? मूलधन अपने आप में 100%, और जब मूलधन में ब्याज जुटता है तो क्या बन जाता है? मिश्रधन बन जाता है। राइट बच्चों? तो ब्याज बना हमारा 8 25 40%, तो आप बताओ प्रतिशत में मिश्रधन कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे 140%। तो मूलधन हमारा कितना दिया हुआ है? 7400, और इस 7400 का सीधा कितना निकाल देना है? 140%। प्रतिशत से ये 00 क्या होगा? कट जाएगा। यानी 5 साल के बाद आपको टोटल ये धन मिलता। उसने टोटल धन को निकाल लिया, निकालने के बाद आधा शेयर कर दिया, तो कहता है बताइए उसके पास बचा कितना? तो बचा इसका आधा। बचा कितना? इसका आधा। 2 से भाग लगा दीजिए। 2 से भाग लगाइए कितने बार में बच्चों? 7 बार में, यानी 70 बार में। गुना कर लीजिए तो 7 के 28, बाकी 2, और 7 49, 2 5180 कहीं दिख रहा है। तो आपका आंसर कौन सा हो गया बच्चों? वेरी सिंपल, वेरी इजी। आपका क्या अप्रोच था इस सवाल को बनाने में? यदि अप्रोच कुछ और लिए और मेरा ये अप्रोच आपको पसंद आया तो आप यही अप्रोच लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट प्रश्न क्या है आपकी स्क्रीन पर? दिस इज योर नेक्स्ट क्वेश्चन। कहता है फैक्टोरियल 357, इसमें अनुगामी शून्य की संख्या ज्ञात कीजिए। फैक्टोरियल 357 में शून्य कितने बनेंगे? जब उसका रिजल्ट आप लिखोगे तो उसमें कितने मतलब लास्ट में 0 आएंगे, ये पूछना चाह रहा है ना। अनुगामी शून्य की संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखो बच्चों इसका क्या तरीका है, जो भी संख्या है उस संख्या में सीधा 5 से भाग लगाने की कोशिश करिए। हमेशा यही काम करिएगा जब कभी भी किसी फैक्टोरियल वाला सवाल मिल जाए और उसमें अंतिम से शून्य की संख्या पूछ रहा हो तो आप यही काम करिए। चलिए 5 से भाग लगाते हैं। 5 7 35 और 5 का ही 5। राइट बच्चों? आप कहेंगे पूरी तरह से तो कटा नहीं। तो पूरी तरह से जब ना कटे तो पूर्णांक भागफल लेना है, मतलब पॉइंट से पहले का वैल्यू लेना है। भागफल लिखना है बच्चों, ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा, शेषफल नहीं। और वो भी भागफल कौन सा? तो पूर्णांक भागफल लिखना है। ओके, तो चलिए, और ये भाग लगातार 5 से देते जाना है और तब तक देना है जब तक कि 5 से छोटा ना हो जाए। फिर 5 से भाग लगाइए तो 14 25 70 पूर्णांक भागफल। उसके बाद पॉइंट आएगा, जैसे यहाँ भी पॉइंट आ रहा है भाई, यहाँ भी पूरी तरह से नहीं कटा। पॉइंट से पहले का वैल्यू दैट इज योर पूर्णांक भागफल, है ना। फिर 5 से बड़ा है, फिर भाग लगेगा, 5 दूनी 10, लेकिन अब भाग नहीं लगाना है क्योंकि 5 से छोटा हो चुका। तो जब तक 5 से छोटा ना हो जाए तब तक आप क्या करेंगे? भाग लगाते रहेंगे। और लास्ट में क्या करना है? ये जितना भी भागफल आया बच्चों, इस सारे भागफल को क्या करना है? जोड़ देना है। आपका उत्तर तैयार है। तो 14 2 16 और 71 मिलके कितना हो रहा है बच्चों?
87 आ रहा है ना, 4 2 6 1 7, ये आ गया कितना 87। दैट इज योर आंसर मस्ट बी ऑप्शन ए। तो उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। चलिए अगला प्रश्न लिखा जाए और नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से बढ़ा फटाफट। यदि कोई व्यक्ति 15 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से हॉस्टल से अस्पताल पहुंचता है और इसमें उसे 4 मिनट की देरी हुई, यदि वह बाइक पर 20 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जाता तो वह 4 मिनट जल्दी पहुंच जाता। हॉस्टल से अस्पताल तक की दूरी किलोमीटर में ज्ञात कीजिए। बच्चों ये बहुत फेमस सवाल है, टाइम एंड डिस्टेंस का एक बार नहीं 1000 बार पूछा जा चुका है और पूछता रहता है। ये भी लेटेस्ट ही क्वेश्चन है बच्चों। तो देखो इसको बनाने का तरीका मैं बताता हूँ, इस चीज़ को आप लोग याद रखेंगे। राइट, क्या तरीका है? जब कभी भी ऐसा रहे कि एक बार x की चाल से गया, एक बार फिर y की चाल से गया, तो इस चाल से गया तो इतना मिनट पहले और इस चाल से गया तो इतना मिनट देरी, तो बताइए वो दूरी क्या है? तो बच्चों इसमें ये फॉर्मूला हमेशा यूज़ कर लेना, दोनों चाल को गुना करना, नीचे दोनों चाल को घटा दीजिएगा। ये एक डिफरेंस है, लेकिन इस डिफरेंस का मतलब है कौन सा डिफरेंस बच्चों? यानी इसका मतलब अंतर ही है, लेकिन इसका ये मतलब होता है कि हमेशा बड़े में छोटे को घटाइएगा। जो बड़ा रहेगा यानी पॉजिटिव हमेशा उत्तर लाइएगा, बड़े में छोटे को घटाना है। और देरी और पहले हो तो दोनों समय को क्या करना, जोड़ के गुना कर दीजिएगा। ऑलवेज आपका उत्तर तैयार हो जाया करेगा। बस टाइम में एक चीज़ और ध्यान रखिएगा बच्चों, देरी और पहले हो तो जोड़िएगा और देरी ही हो दोनों केस में तो घटाइएगा, और पहले का भी केस हो तो क्या करिएगा, घटाइएगा। राइट, तो चलिए इस फॉर्मूला पे बैठाते हैं। पहला चाल 15, दूसरा चाल 20, दोनों का अंतर 5, देरी और पहले है दोनों टाइम जुटेगा, 4 4 8, ये किलोमीटर प्रति घंटा, ये मिनट को घंटा में बदलने के लिए 60 से डिवाइड, ये आपका क्या निकल गया बच्चों, दूरी निकल गया। आप इसे सॉल्व करो, आपका उत्तर तैयार हो जाएगा। तो देखो 20 तिया 60, 3 पचे 15 से ये 15 कटा, आंसर कितना हो जाएगा बच्चों, बी दैट इज 8। राइट, उम्मीद करते हैं आप इस सवाल को समझ गए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये दिख रहा है, क्या कह रहा है? यदि शीला अपनी सामान्य गति के 19/20 भाग के हिसाब से चलती है और किसी निश्चित दूरी पर पहुंचने के लिए वह अपनी सामान्य गति से 5 मिनट अधिक लेती है, अब यदि वह अपनी वास्तविक गति से चलती है तब समान दूरी को तय करने में उसे वास्तव में कितना समय लगेगा? बच्चों ये भी बहुत फेमस सवाल है, इसका भी मैं एक फार्मूला देने जा रहा हूँ, आप इसे हमेशा के लिए याद रखना। जब कभी भी अपनी वास्तविक चाल के सपोज करिए x/y चाल से चला, हो सकता है कभी x बड़ा हो कभी x छोटा हो y से, है ना। जब कभी भी अपनी वास्तविक चाल के x/y चाल से चल रहा हो और चाल बढ़ा के चलेगा तो समय कम लगेगा और चाल घटा के चलेगा तो समय ज़्यादा लगेगा, है ना। तो ये इन्फॉर्मेशन आपके क्वेश्चन में दिया रहेगा कि अपनी वास्तविक चाल के इस चाल से चला तो इतना मिनट पहले, या फिर इस चाल से चला तो इतना मिनट देर से पहुंचा। बताइए वास्तविक चाल से चलेगा तो कितना समय लगेगा? तो इसका बच्चों सीधा क्या करना है, ध्यान दो, भिन्न में रहेगा कि इस चाल से चले तो भिन्न का ऊपर वाला चीज सेम लिखना और नीचे क्या करना, दोनों को घटा देना, दोनों को घटा देना। और ये चिन्ह लगा देते हैं, इसका मतलब हुआ बड़े में छोटे को घटाना, और जितना अधिक या कम समय लगा उस टाइम को क्या करना है, गुना कर देना है। आंसर हमेशा तैयार होगा। आइए इस चीज को देखा जाए बच्चों। 19/20 है, किस चाल से चला, 19/, ऊपर का हमने कहा सेम लिखिए और नीचे दोनों को घटाइए, दैट इज 1, और इसके साथ टाइम गुना करिए, 19 पचे 95 आपका उत्तर आएगा। इस सवाल के पैटर्न को हमेशा के लिए याद रखिए। इस सवाल को रेशियो से भी बनाया जा सकता है, रेशियो से बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, अपनी सामान्य गति के 19/20 भाग के हिसाब से चलता है। इसका मतलब पहले 20 की चाल से तो अब 19 की चाल से, क्योंकि बच्चों चाल घटा चुका है। ऊपर वाला वैल्यू यदि छोटा हो इसका मतलब चाल घटा दिया, मतलब पहले चाल 20 था तो अब चाल कितना कर दिया उन्होंने, 19 कर दिया। तो आपको पता है कि जब दूरी फिक्स हो, जब दूरी क्या हो, फिक्स हो, तो चाल का उल्टा रेशियो होता है समय का, और समय का उल्टा रेशियो होता है चाल का। तो चाल का उल्टा रेशियो हो जाएगा, चाल का उल्टा रेशियो हो जाएगा समय का, यानी हो जाएगा 19:20, 19:20, यानी पहले 19 घंटा लग रहा था तो अब समझिए 20 घंटा। तो बच्चों देखो यहाँ पे कितना कह रहा है, टाइम कितना ज़्यादा लग गया, 5।
रेशियो में कितना ज़्यादा, तो आपको अगर रेशियो में 1 ज़्यादा और मिनट में 5 मिनट, रेशियो 1 का मान 5, ये है उसका एक्चुअल टाइम, ये है उसका एक्चुअल टाइम, क्योंकि ये है उसका एक्चुअल चाल। तो रेशियो 19 का मान सीधा बताइए, 19 बचे 95। ऐसे भी बना सकते हैं यदि आपको रेशियो का कुछ ज्ञान है तो। नहीं तो बच्चों ऐसे सब सवाल में ये सब फार्मूला याद रखिए, सीधा बैठाइए और स्पीड में उत्तर देके निकलिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 5वां नंबर देखो क्या कर रहा है। एक दुकानदार अपनी वस्तु को इतने रुपयों में बेचता है और इतने प्रतिशत का लाभ अर्जित करता है, उस वस्तु के क्रय मूल्य का आधा मूल्य कितना होगा। कितने में बेच दिया, ये विक्रय मूल्य है बच्चों। विक्रय मूल्य दिया हुआ रहे, क्रय मूल्य पता करना हो तो होल वैल्यू का उल्टा गुना कर दीजिए। क्या करिए, होल वैल्यू का उल्टा। तो कैसे होल वैल्यू निकालते हैं, ध्यान से सुनिए। 12.5% का मतलब होता है 25/2। 12.5 का मतलब क्या हो रहा है, 25/2। प्रतिशत जब हटेगा तो नीचे कितना आ जाएगा, 100। 25 चौके 100 कटा, ये भिन्न कितना आ गया, 1/8। यानी जब मैंने इस प्रतिशत को फ्रैक्शन में लाने की कोशिश किया तो कितना आ गया, 1/8। वृद्धि लाभ की बात हो रहा हो तो इस दोनों को जोड़ेंगे, और हानि की बात हो रहा है तो इस दोनों को घटाएंगे। तो लाभ हो रहा है, बेचने पर क्या हुआ, इतना का लाभ हुआ, तो लाभ के केस में इस दोनों को जोड़ेंगे तो जोड़ेंगे हो जाएगा 9/8। यही 9/8 को कहा जाता है होल वैल्यू। विक्रय मूल्य दिया हुआ हो, क्रय मूल्य पता करना हो, इस होल वैल्यू का उल्टा गुना करेंगे, दैट इज 8/9। ये हमारा क्या मिल गया, क्रय मूल्य मिल गया। क्रय मूल्य नहीं पूछा है, क्रय मूल्य का क्या पूछा है, आधा मूल्य। तो इसका आधा निकाल दीजिए, इसका क्या करिए, आधा निकाल दीजिए। 2 चौके 8 तो कटता हुआ दिख ही रहा है, 9 से भी मुझे उम्मीद है कट जाएगा क्योंकि सारा ऑप्शन आपका इंटीजर में दिख रहा है, तो कटना ही तय है। 9 दूनी 18, 5 57, 9 छके 54, 3 9 चौके 36, 264 गुना 4 करिए, 4 चौके 16, 4 छके 24, 1 25, 4 छके 24, 1 25 और 4 दूनी 8, 1056 है कहीं बच्चों, 1056, यानी आंसर कौन सा हो जाएगा, ए नंबर, राइट। उम्मीद करते हैं बच्चों आप समझ रहे होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन 6ठा नंबर देखा जाए। समान राशि पर 2 वर्षों में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 72 रुपये है। यदि ब्याज की दर वार्षिक 4% है तब निवेश की गई राशि ज्ञात कीजिए। बच्चों जब कभी भी एसआई और सीआई के अंतर से सवाल हो, किससे सवाल हो, अंतर से, और 2 वर्ष का अंतर वाला सवाल हो रहा है, यहाँ कितने वर्ष का अंतर दे रखा है, देखिए 2 वर्षों में, कितने वर्षों का, 2 वर्षों का। तो इसके लिए एक फॉर्मूला आप हमेशा याद रखोगे, मूलधन बराबर होता है अंतर 100/r का स्क्वायर, वेरी फेमस। और आराम से इस फॉर्मूला पे बैठाइए और उत्तर फटाफट लाइए। मूलधन आपसे पूछ ही रहा है तो अंतर कितना दिया है, अंतर मतलब किस चीज़ का अंतर, एसआई और सीआई का अंतर, एसआई और सीआई यानी चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर। बहुत फेमस सवाल है बच्चों, कई बार परीक्षा में आता रहता है। 100 रेट कितना है, देखो दर कितना है, 4 का स्क्वायर, ये 4 से कट गया 25 बार में, यानी 72 गुना कितना हो गया बच्चों, 625। 72 गुना 625 करिए और आपका उत्तर तैयार हो जाएगा। तो इसको गुना तो कर ही सकते हैं आप, 625 गुना जरा 72 करके देखो तो कितना आ रहा है, 2 5 10, 2 दूनी 4, 1 5, 2 6 12, 7 5 35, बाकी 3, 7 दूना 14, 3 17 7, बाकी 1 7 6 42, 1 43, दैट इज 0 5 5 10, 7 दूना 10, बाकी 3 1 4, 1 5, 45,000 होना चाहिए, यानी आंसर कौन सा हो जाएगा बच्चों, सी। तो उम्मीद करते हैं आप इस सवाल को भी समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 238 मीटर लंबे एक पुल को पार करने में किसी ट्रेन को 56 सेकंड का समय लगता है। यदि वही ट्रेन किसी सूचना पट्ट को पार करने में 22 सेकंड का समय लेती है तब ट्रेन की लंबाई मीटर में ज्ञात करें। बच्चों आपको ये पता होना चाहिए कि जब कभी भी ट्रेन किसी ऐसे चीज़ को क्रॉस करे जिसमें लंबाई हो तो ट्रेन अपनी लंबाई और प्लस ट्रेन की लंबाई के बराबर दूरी तय करती है। लेकिन जब कभी भी ट्रेन किसी खंभा को पार करे, किसी सूचना पट्ट को पार करे, किसी सिग्नल को पार करे, किसी व्यक्ति को पार करे, किसी पेड़ को पार करे, तो सिर्फ ट्रेन अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय करती है, सिर्फ अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय करती है। तो चलिए यहाँ पर देखा जाए, ट्रेन की लंबाई पूछ रहा है बच्चों। यदि यहाँ पर हमें ट्रेन की स्पीड पता हो जाए, ट्रेन की स्पीड पता हो जाए तो हमें लंबाई बहुत आसानी से मिल जाएगा। ट्रेन की स्पीड कैसे पता करते हैं, तो ध्यान दीजिए। कहता है किसी सूचना पट्ट को पार करने में, एक सूचना पट्ट था, एक
सूचना पट था और इसको पार करने में कितना समय लिया, 22 सेकेंड, और जबकि 238 मीटर एक पुल था उसको पार करने में 56 सेकेंड का समय लिया। तो आप बताओ, सूचना पट को जब पार कर रहा होगा तो ट्रेन सिर्फ अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय कर रही होगी, और जब इसको पार कर रही होगी तो अपनी लंबाई और प्लस पुल की लंबाई के बराबर दूरी तय कर रही होगी। तो इस केस से इस केस में बच्चों कितना ज़्यादा दूरी तय हो रहा है, तो आप कहोगे 238 ज़्यादा दूरी तय किया, और इतना ज़्यादा दूरी तय किया इसलिए समय भी उसको ज़्यादा लग रहा है। तो कितना ज़्यादा लगा, तो घटा के देख लो कितना आ रहा है बच्चों, 34 सेकेंड लग रहा है। मतलब ट्रेन इतना दूरी तय करने में इतना समय ले रही है, इसका मतलब यहाँ से हमें ट्रेन की स्पीड पता चल गया, ट्रेन का स्पीड पता चल गया। अब आपसे पूछा था ट्रेन की लंबाई बताइए, तो लंबाई बराबर यानी दूरी बराबर फॉर्मूला क्या होता है, चाल गुना समय। और आप जानते हैं कि जब कभी भी ट्रेन किसी ऐसे चीज़ को क्रॉस करे जिसमें लंबाई ना हो, जैसे व्यक्ति, खंभा, सूचना पट, ये सब चीज़, तो सिर्फ ट्रेन अपनी लंबाई के बराबर ही दूरी तय करती है। तो आप बताओ, जब ट्रेन का स्पीड आपने पता कर लिया, यानी इस स्पीड से ट्रेन सूचना पट को कितने सेकंड में पार कर लिया, सूचना पट को पार कर लिया 22 सेकंड में, यानी इस स्पीड से 22 सेकंड में जो दूरी तय करी होगी वह दूरी ट्रेन की लंबाई के बराबर ही तो होगी। तो ट्रेन की लंबाई पूछा था, यानी दूरी पूछा है, दूरी बराबर चाल गुना, इसमें समय से गुणा कर दीजिए 22 और आपका आंसर आ जाएगा। बच्चों मुझे लग रहा है यदि 17 से कटाता हूँ तो 17 बार में, और ये कितने बार में, 11 बार में, 17 से ये कटेगा, 17 इकाई 17, 6 17 चौकी 14 इकाई 14, 14 154 दिख रहा है, 154 मीटर। यस, द आंसर मस्ट बी बी। बहुत अच्छा सवाल है बच्चों ट्रेन का। आप सभी इस सवाल को एकदम माइंड में सेट करके रखिए, क्योंकि परीक्षा में आना ही आना है। मोस्ट VVI क्वेश्चन है बच्चों, लगभग हर एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। ग्रुप डी से लेके छोटा परीक्षा से लेके एकदम टॉप लेवल के एग्जाम तक में। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। किसी बॉक्स में रखी गई 69 पुस्तकों का औसत भार 6.9 किलोग्राम है। यदि उस बॉक्स में एक पुस्तक और रख दिया जाए तब इसका औसत भार 7 kg हो जाता है। नई पुस्तक का भार ज्ञात कीजिए। प्यारे बच्चों एक चीज़ ध्यान दो, 69 पुस्तकों का औसत भार कितना दे रखा था, 6.9। औसत का मतलब होता है सभी बराबर बराबर। औसत का मतलब क्या होता है, सभी बराबर बराबर, मतलब सारे पुस्तक कितने कितने केजी के थे, 6.9, 6.9, 6.9, इस तरह से, राइट। आप बताओ, जो एक नया पुस्तक आया, यदि वो पुस्तक भी 6.9 का ही होता, यदि वो पुस्तक भी 6.9 kg का ही होता तो एवरेज में कोई परिवर्तन नहीं होता, सब 6.9 का है। जैसे सपोज करिए 5 लड़के हैं, सभी का औसत भार है 50 kg, 50 kg, 50 kg। एक और लड़का आ जाए 50 kg वाला, तो क्या औसत भार में कोई परिवर्तन होगा, सभी तो 50-50 के ही रहेगा। लेकिन यदि कोई ज़्यादा लेके आएगा, 50 से ज़्यादा लेके आएगा, तो ज़्यादा के कारण क्या होगा, सबका एवरेज बढ़ जाएगा, क्योंकि एवरेज का मतलब ही होता है बराबर बराबर। सबको बराबर करने के लिए अब क्या करेगा, वो जो एक्स्ट्रा 5 लाए वो 5 एक्स्ट्रा 5 में बटेगा। ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखिएगा। तो यहां पर समझिए कि जो 69 पुस्तक था उस सभी का औसत भार कितना था, 6.9। जो एक्स्ट्रा पुस्तक अलग से आया, यदि उसका भार भी 6.9 होता तो एवरेज में कोई परिवर्तन नहीं होता। लेकिन उसको जैसे ही शामिल किया तो देखिए एवरेज क्या हो गया, 7 बढ़ गया, मतलब औसत में वृद्धि हो गया। 6.9 से 7 होने का मतलब है कि औसत में क्या हुआ, वृद्धि हो गया। इसका मतलब ये तय है कि जो एक्स्ट्रा पुस्तक आया उसका भार 6.9 से ज़्यादा है। यहाँ से पता चल गया कि उसका भार क्या है, 6.9 से बच्चों ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है यही पता किया जाए। उसके आते ही 6.9 से औसत कितना हो गया, 7 हो गया। तो बताइए तो कितना बढ़ा, तो आप कहोगे 0.1 की वृद्धि हुई। कितना बढ़ गया, 0.1। तो ये 0.1 सब में वृद्धि कर दिया। तो टोटल कितना वृद्धि हुआ भाई उसके आने के कारण, तो पहले से पुस्तक 69 था,
एक शामिल हो गया टोटल 70, और सभी में औसत वृद्धि कितने का 0.1 का, जितना औसत वृद्धि किया वहाँ से टोटल पता कर लीजिए, यानी उतना उस पुस्तक का पहले के औसत से एक्स्ट्रा भार होगा, और जितना एक्स्ट्रा था उसको जोड़ दिए, पुस्तक का भार पता चल गया। बारीकी से बच्चों इस बात पे ध्यान दीजिएगा, और ये प्रॉपर्टी से यदि सवाल बनाएंगे तो कई जगह आप कैलकुलेशन से बचोगे। नहीं तो कैलकुलेशन जैसे सिंपल इसको एकदम ट्रेडिशनल वे में बनाएंगे तो नो डाउट थोड़ा कैलकुलेशन हो जाएगा, मुश्किल होगा थोड़ा। बस इसको आप सॉल्व करिए, उत्तर आपके सामने। 6.9 में 70 और इसका मतलब कितना हो गया 7, क्योंकि 10 आएगा 0 काट देगा, और इस दोनों को जोड़ी कितना आ रहा है 713.9। कहाँ आंसर बच्चों? दैट इज सी, 13.9 इसका आंसर हो जाएगा। तो इस सवाल को भी बच्चों ध्यान में रखिएगा, बहुत फेमस सवाल है ये सब एवरेज का। अगला क्वेश्चन, 77 लीटर के मिश्रण में दूध और जल का अनुपात 3:4 है। यदि इस अनुपात को 3:5 में बदल दिया जाता है तब मिश्रण में मिलाए गए अतिरिक्त जल की मात्रा ज्ञात करें। बच्चों देखो, मिल्क और वाटर का शुरुआत में रेशियो कितना दिया हुआ है 3:4, और बाद में रेशियो कितना बन गया 3:5। आप बताओ इस रेशियो से इस रेशियो में बदलाव क्यों हुआ, किस वजह से बदलाव हुआ? तो आप कहेंगे बाद में पानी मिला दिया गया। जब पानी मिलाएंगे एक्स्ट्रा तो निश्चित रूप से रेशियो में परिवर्तन तो होना ही होना है। उसने क्या किया, यदि इस अनुपात में बदल दिया जाए तब मिश्रण में मिलाए गए अतिरिक्त जल, जल कितना मिला उसकी मात्रा आपसे पूछ रहा है, और जल ही मिलाया गया जिस वजह से रेशियो में परिवर्तन हुआ। तो बच्चों आइए इसको रेशियो के कॉन्सेप्ट से बनाते हैं कि जल में यदि वृद्धि किया, जल के कारण परिवर्तन हुआ, तो सिर्फ जल में ही परिवर्तन होना चाहिए, मिल्क में यानी दूध में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। सच में दूध में परिवर्तन नहीं हो रहा है, ऑलरेडी बैलेंस है। यदि हुआ रहता तो हम उसको पहले सेम करते। आइए तो यहाँ से काम कर लेते हैं बच्चों। मिलाएगा अतिरिक्त वाटर का मात्रा पूछ रहा है। ये है आपके 77 लीटर का ओरिजिनल रेशियो। ये जो रेशियो था ये किसका था 77 लीटर का ओरिजिनल रेशियो। यहाँ से रेशियो 1 पता करते हैं। दोनों मिल के कितना बच्चों, आप कहोगे 7 का वैल्यू 77, तो 1 का वैल्यू कितना 11। रेशियो 1 का मान मिल गया हमें 11। देखो तो रेशियो में कितना वाटर बढ़ा है, रेशियो में 1 ही बढ़ा है, और 1 का वैल्यू ऑलरेडी पता चल गया है, यानी आंसर क्या होना चाहिए, बी फॉर बिहार, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन बच्चों, उम्मीद करते हैं आप सभी समझ रहे होंगे। आज का लास्ट प्रश्न 10वां प्रश्न, उन संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए जिनका लघुत्तम समापवर्ती 8249 है और महत्तम समापवर्तक होना चाहिए, महत्तम समापवर्तक 1 है ना। तो बच्चों ये हमें लगता है ना जैसे बच्चों को थोड़ा सा उलझाने की कोशिश किया, बाद बाकी सवाल तो बेहद आसान। क्या आप लोगों को ये बात पता है कि एलसीएम गुणा एचसीएफ बराबर होता है पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, फर्स्ट नंबर गुणा सेकेंड नंबर? नहीं पता है तो बच्चों इसे याद रखना, कोई भी 2 नंबर हो उस 2 नंबर को गुना करिए और उस 2 नंबर का एलसीएम और एचसीएफ को गुना करिए, दोनों वैल्यू आपस में क्या होता है, बराबर होता है, राइट। तो यहाँ पर देखो कहता है उन संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए जिनका एलसीएम, जिनका लघुत्तम समापवर्ती इतना है, यानी एलसीएम इतना है और एचसीएफ 1 है। तो आप ही बताओ एलसीएम और एचसीएफ दोनों को गुना कर देंगे तो दोनों संख्या का गुणनफल ही तो मिलेगा, क्योंकि दोनों संख्या का गुणनफल किसके बराबर होता है, एलसीएम गुणा एचसीएफ के बराबर होता है। तो इसको और इसको गुना करेंगे तो यही रह जाएगा, यानी 8249, यानी आंसर कितना हो जाएगा, डी। तो बच्चों ये था आज के 10 प्रश्नों का संग्रह। उम्मीद करते हैं आप सभी समझे होंगे, और यदि आपको पता होगा तो मेरे साथ आप अभ्यास किए होंगे। इसी तरह मेरे प्यारे बच्चों आप सभी मेरे साथ जुड़िए, और हाँ प्लीज़ सेशन पसंद आए तो आप इस सेशन को लाइक भी करिएगा और शेयर भी करिएगा, और आपके दिल में जो कुछ भी बात आ जाए उसे आप कमेंट के रूप में ज़रूर बताइएगा। और अधिक से अधिक बच्चों जहाँ तक आपके सर्कल हैं उन सर्कल तक पहुँचाइए, क्योंकि हम भी कोशिश कर रहे हैं कि बच्चों तक कुछ न कुछ फ़ायदा दिया जाए। जहाँ भी हैं, जहाँ से पढ़ रहे हैं आप वहाँ से ही फ़ायदा उठाइए। तो बच्चों यदि आप सभी को अच्छा लगा तो ज़रूर एक प्यारा कमेंट करिएगा। थैंक यू वेरी मच।